याद होगा ना, कल हमने एक साधारण सा रिएक्शन देखा था जिसमें क्या था कि मैग्नीशियम, कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था तो क्या बनाता था? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और वहीं जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता था तो क्या बनाता था? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है। अब बात यह है, इसमें दो तीन चीजें हैं जिसको मैं बता देता हूँ। पता चल जाएगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके मतलब कि CO भी बना सकता है, लेकिन CO अधिकतर केस में नहीं बनता है। अगर अच्छा से पूरा पूरा रिएक्शन हो जाता है तो क्या बनता है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और CO को क्या बोलेंगे? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है ना? एक, मोनो मतलब होता है एक, और डाई मतलब क्या होता है? दो। ट्राई मतलब तीन, हमने देखा था। तो अगर सी के साथ O लगा हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और सी के साथ O2 लगा हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड। हमने बताया था कल कि अगर जो लकड़ी होता है, लकड़ी अधिकतर में क्या चीज होता है? लकड़ी में कार्बन होता है। तो कार्बन अगर पूरा पूरा जल गया, अगर यानी कि जब हम कार्बन को जला रहे हैं, अगर लकड़ी को जला रहे हैं और पर्याप्त मात्रा में अगर ऑक्सीजन उपलब्ध है तो रिएक्शन करके क्या बनेगा? CO2। लेकिन अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं है, या फिर लकड़ी कोई भीगी हुई है पहले से बहुत ज्यादा, तो फिर CO2 नहीं बनता है, CO बनता है। और CO2 के तुलना में थोड़ा सा ज्यादा मतलब कि घुटन करता है अगर CO गैस बनने लगे। जैसे कि भीगी लकड़ी को जलाते हैं लोग तो कैसे धुआं फेंकता है पूरा, तो मतलब कि कार्बन ही निकलने लगता है। ऐसे ही बहुत ज्यादा कार्बन का कंटेंट रहता है, अच्छा से लकड़ी जला नहीं रहता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो इसका स्ट्रक्चर तो हम लोग नहीं देखेंगे, CO2 देखेंगे। और ये देखते हैं कि इसमें MgO क्यों बन गया, इसमें CO2 क्यों बन गया। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। ठीक है ना? हाँ। तो ये पारुल का क्वेश्चन था कि Mg के साथ जब वो रिएक्शन किया तो MgO क्यों बन गया, और C के साथ वो रिएक्शन किया तो CO2 क्यों बन गया। एक का एक्सप्लेनेशन तो हमने कल देखा था कि Mg के साथ वो रिएक्शन करता है तो MgO क्यों बनता है। हैंड रेज कौन बताएगा? Mg के साथ वो रिएक्शन करके MgO क्यों बन पाया है, इसका तो देखे थे लोग ना। क्यों बन पाता है MgO? किसी को नहीं याद है? हाँ, बस हो गया काम कंप्लीट। एग्जैक्टली। Mg और O का हमने देखा था कि Mg2+ होता है और Mg2- होता है। तो ये दो इलेक्ट्रॉन छोड़ना चाहता है, दो इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, तो दोनों सिंगल सिंगल ही मिल जाएगा तो काम हो जाएगा ना इनका। एक एक। तो ये हो गया MgO। ये तो सिंपल से इसका उत्तर है, एकदम आसान है, हमने पहले ही इसको देख रखा था। प्रॉब्लम आके फंस रहा है कि CO के साथ रिएक्शन करके CO2 कैसे बना लिया। तो इस चीज को थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि अगर डिटेल्स में देखेंगे इसी आधार पर तो पता चल जाएगा, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान पूरा पूरा नहीं होता है। कार्बन का क्या स्थिति है देखते हैं लोग थोड़ा सा। कार्बन का परमाणु संख्या कितना होता है? 6 होता है। तो यानी कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि K में कितना इलेक्ट्रॉन? दो, और L में कितना इलेक्ट्रॉन? 4। अब इसको क्या तरीका है काम करने का पूरा पूरा? अगर ये चार लेगा नहीं तो चार देगा, और दोनों ही कहीं ना कहीं मुश्किल ही है, चार लेना चार देना बहुत मुश्किल है। एक दो रहता है ना तो आसानी रहता है, लेकिन जब चार चार तीन तीन बहुत मुश्किल होता है। हाँ, चार ले लेगा नहीं, चार ले लेगा तो दो हो जाएगा, ऐसा तो इसमें नहीं होता है। इसमें ससंयोजी बंधन बनता है। ठीक है ना? बाह्यतम कक्षा में दो गो इलेक्ट्रॉन है, इधर से भी एक ऑक्सीजन आता है, इसका बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आता है ऑक्सीजन के? आता 6 गो है। यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है परमाणु संख्या? 8 होता है। तो 6 प्रोटॉन तो 6 इलेक्ट्रॉन, 8 होता है ना। 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। तो के में दो और एल में कितना? 6।
तो ऑक्सीजन के बाहर में कितना रहता है? 6। दो गो अंदर रहता है ना? तो ऐसे रहता है, दिख रहा है ना ये? तो अब ये ऐसे बॉन्ड बनाएगा इसमें, ये बॉन्ड बना लेता है चार चार का। तो ऐसे कार्बन का अंदर वाला दो इसका भी छुपा हुआ है, बाकी दो दो को छुपा हुआ है। के कक्षा का इसमें से किसी का नहीं दिखाए हैं, सिर्फ एल कक्षा का सब दिखाए हैं। कार्बन का एल में 4 गो था, दो गो दूसरा ऑक्सीजन के साथ, इधर वाला दो गो दूसरा ऑक्सीजन के साथ आपस में ये करके CO2। इसलिए जब CO2 का स्ट्रक्चर बनता है ना तो ऐसे बनता है। ठीक है? मतलब क्या हुआ कि इस ऑक्सीजन के पास कुल, मतलब कि सिर्फ ऑक्सीजन के पास बॉन्ड में नहीं, बॉन्ड वाला छोड़ के कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास? 6 गो है। यानी कि दो गो के में और 4 गो एल में। बाकी इसका दो गो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में आ गया है इधर। इसी प्रकार से कार्बन का भी दो गो इधर से आया हुआ है। यानी कुल मिला के इस ऑक्सीजन के पास कितना हो गया? इधर वाला 4 मिला लेंगे ना, 6 पहले से था, 4 10। तो कुल 10 हो गया, और कुल 10 किसके जैसा काम कर दिया? नियोन के जैसा। है ना? समझ में आ रहा है ना? इसमें कोई डाउट? क्लियर है ना? बताओ लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है। तो ये हो गया अपने यहाँ पे कि CO2 कैसे बनता है। अब जबकि हम लोगों को CO2 समझ में आ गया, तो इसका यहीं पर था ये चीज। अब हम लोग आगे चलते हैं लोग और देखते हैं लोग। कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे लोग? अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए यही पढ़ रहे थे ना, कि हम लोग अभिक्रिया को कैसे संतुलित कर सकते हैं, और हीट एंड ट्रायल करके संतुलित करने का कोशिश कर रहे थे। हमने जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया था, और जिंक सल्फेट बना था और हाइड्रोजन गैस निकला था ना? ये हम लोगों ने देखा था। ठीक है। अब आगे देखते हैं लोग। आगे अपने पास एक रिएक्शन दिया गया है। इस रिएक्शन में क्या है कि अपने पास आयरन है, अपने पास क्या है? आयरन, लोहा। क्या होता है लोहा का सूत्र? Fe। ठीक है, Fe होता है लोहा का सूत्र। तो अपने पास Fe है, और Fe जो है पानी से रिएक्शन कर गया। किस चीज से? पानी से। और जब पानी से ये रिएक्शन करता है तो एक बनता है Fe3O4, और साथ में क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग नहीं समझेंगे, इसको अभी ये रिएक्शन को बस ध्यान पे रखना है कि ये अपना बना हुआ है रिएक्शन करके। ठीक है ना? जिसमें आगे देखेंगे लोग कि कोई कैसे कैसे भी होता है, उसको भी देखेंगे। मतलब कि केमिस्ट्री में भी देखो होने वाला क्या है कि बहुत सारा रिएक्शन आने वाला है। सारा रिएक्शन का पूरा डिटेल नहीं देखेंगे लोग। हाँ बोलो। नहीं, मतलब कि जरूरी नहीं है कि वो ऐसा ही बने, ये अभी इसमें एक ऐसा बना हुआ है, ये बना हुआ है। ठीक है? हाँ, अभिक्रिया ये सही है, ये अभिक्रिया होती है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि ये अभिक्रिया गलत है, ये अभिक्रिया होती है। मतलब कि हमने जो ऊपर देखा था सिर्फ वैसा ही नहीं देखना है। तुम लोग ये बोल रहे हो कि Fe के साथ FeO बन जाए और H2 बन जाए, ये ऐसा क्यों बोल रहे हो कि ऐसा ही बन जाए? हम्म। हाँ, ऐसा ठीक है, तो वो भी एक होता है और ये भी होता है, तो ये भी सही है। ठीक है ना? इसमें पानी के साथ ये रिएक्शन करके ये बनाता है। अलग अलग कंडीशन होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। तो एक ये कंडीशन है जिसमें ये अभिक्रिया हो रही है, हमको इसको क्या करना है? संतुलित करना है। ठीक है? समझ में आ रहा है बात ना? तो इसमें अगर ये देखा जाए तो सबसे ज्यादा असंतुलित कौन सा परमाणु है? नहीं, परमाणु परमाणु कहेंगे तो कोई एक देखेंगे ना, किसी एक को देख के बताओ कौन सा परमाणु सबसे ज्यादा असंतुलित है।
ओ है ना, वो सबसे ज्यादा असंतुलित है। एक तरफ वो एक है और दूसरे तरफ वो कितना है, चार। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे अधिक जो असंतुलित है वहां से कोशिश करना शुरू करेंगे कि पहले उसको निपटाया जाए, ठीक है। तो वो करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ओ में चार से H2O में चार से गुना। ये तो पता है ना कि हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या कि H2O की जगह पे H2O4 लिख दें, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा क्यों नहीं कर सकते हैं हम लोग? हाँ, अपना एक अणु है या ठीक है ना, हम लोग को अणु को नहीं खराब करना है। रासायनिक अभिक्रिया हम लोगों ने कल देखा था कि रासायनिक अभिक्रिया में होता क्या है। तो दो अणु आपस में अभिक्रिया करके कोई और अणु बनाते हैं, अणुओं में परमाणु इधर से उधर हो जाते हैं, तो जैसे हो गए तो हो गए। अब उनका स्वरूप नहीं बदलना है। अधिक से अधिक हम लोग क्या कर सकते हैं, उनका बाहर से यहाँ पर कुछ लिख लिख के उनका संख्या बदल सकते हैं, है ना। अंदर में उनका सूत्र बदल के नहीं पूरा चेंज कर देंगे, वो कभी नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम लोग H2O की जगह पे क्या करने वाले हैं, अब हम लोग चार करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर Fe है, यहाँ पर H2O था, ये Fe3O4 था, और ये हाइड्रोजन गैस था। हमको ये दिख गया कि हमको यहाँ पे चार रखना चाहिए, तो चार रख दिए ना। अब बताओ, चार तो रख दिए, तो अब दिक्कत किसको हो गया, सबसे ज्यादा अब कौन असंतुलित है? मतलब इसमें जो है अब हाइड्रोजन सबसे ज्यादा असंतुलित है ना। एक तरफ कितना हाइड्रोजन है, एक तरफ दो हो गया। तो ऑक्सीजन का तो काम हो गया है, अब हाइड्रोजन असंतुलित हो गया है। तो दूसरा स्टेप में क्या करेंगे, हाइड्रोजन को संतुलित कर देते हैं, ठीक है। इधर भी चार से गुना कर देंगे लोग। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसमें भी चार से गुना कर दिया। अगला स्टेप में ये हो गया। अब कौन सा असंतुलित है, एपी असंतुलित है। तो अब हम लोग एपी को भी ये कर देंगे यहाँ से, एफ तीन से गुना कर देंगे, ये आ जाएगा। हो गया ना संतुलित अब। तो ऐसे ना स्टेप वाइज स्टेप, जो सबसे ज्यादा असंतुलित है उसको संतुलित करेंगे। हो सकता है कि उसी को संतुलित करने के चक्कर में कोई और ज्यादा असंतुलित हो गया था, फिर उसको संतुलित करेंगे। तो धीरे धीरे हिट एंड ट्रायल करते 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 हम लोगों को अंत में क्या कर देना है, संतुलित कर देना है। अब ये क्या पता चला यहाँ पे कि आयरन के यानी कि लोहा का तीन अणु, तीन परमाणु, एक ही अणु अणु अपना रहा है तो परमाणु। पानी का यानी कि H2O का चार पर अणु। इसके बाद यहाँ पे Fe3O4, इसका शायद फेरस या जो भी इसका नाम हो जाएगा, नाम एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है। तो Fe3O4 का कितना अणु बना हुआ है, सिर्फ एक, है ना। ये एक ही अणु है क्योंकि यहाँ पे एक लगा हुआ है। और हाइड्रोजन गैस के कितना बन गया अणु, चार, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि कभी भी हमने देखा था कल कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु नष्ट हो ही नहीं सकता है। रासायनिक अभिक्रिया क्या, हम लोग को पता है कि संसार में कोई भी चीज नष्ट हो ही नहीं सकता है। नष्ट होने का तो कोई उपाय ही नहीं है। कोई कहता है नष्ट हो गया, क्या नष्ट हो गया, कैसे नष्ट हो गया, कुछ भी नष्ट नहीं हो सकता है। हर चीज क्या रहता है, संरक्षित, ठीक है। अंततः इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं, जो जिधर जितना है उस तरफ भी उतना ही रहेंगे। कोई नष्ट नहीं हो सकता है, नष्ट होने का कोई उपाय ही नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 3Fe था, चार H2O से रिएक्शन किया, Fe3O4 हो गया और चार H2 ये बन गया। यानी कि इधर तीन, हम लोग अगर देखें तो इधर तीन आयरन का परमाणु था, तो इधर भी आयरन का तीन परमाणु है। अगर इधर में हाइड्रोजन का आठ गो परमाणु हो गया था, तो इधर भी हाइड्रोजन का कितना परमाणु हो गया, आठ गो, है ना। और इधर में ऑक्सीजन का चार गो है, तो इधर में भी ऑक्सीजन का कई गो हो गया, चार गो, हो गया ना। तो इस प्रकार से जो है हम लोगों को अभिक्रिया करना है। अभिक्रिया को संतुलित करने के लिए देगा, तो मेन पॉइंट ये रखना है कि हम लोग को अभिक्रिया का हर चीज का
कुछ कुछ हम लोग को आसानी रहेगा तो हम लोग को पता चल जाएगी कि कैसे कैसे अभिक्रिया हो रही है, लेकिन हर अभिक्रिया का पता नहीं चलेगा कि क्या प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो कुछ कुछ हम लोग को याद भी करना होगा। हो सकता है कुछ अभिक्रिया के बारे में हम लोग को आगे पढ़ने को मिले, बाद में पढ़ने को मिले। ठीक है। तो ये अभिक्रिया वैसी ही थी, बस दे दिया गया था एक ये अभिक्रिया है। हमको क्या मकसद था इस अभिक्रिया का प्रयोग करके, क्या सीखना था? संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है ना। तो मेनली था यहाँ पे संतुलित करने के लिए सीखना। संतुलित करने के लिए जो मेन उपाय है, मेन उपाय क्या है, कैसे हम लोग संतुलित करते हैं? जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि हम लोग को क्या करना पड़ा था कि ऑक्सीजन इधर में क्या था, कितना था ऑक्सीजन? 4 था यहाँ पर शुरुआत में, और पानी में ऑक्सीजन कितना था इधर में H2O में? एक ही था। तो संतुलित करने का क्या तरीका है, फिर से हम लोग क्या करेंगे संतुलित करने के लिए? गणित का कौन सा नियम यूज करेंगे? एलसीएम। ठीक है ना। दोनों तरफ से एलसीएम निकाल लेंगे। जब भी संतुलित करने में दिक्कत होगी तो इधर जितना है और उत्पाद के तरफ जितना है, और मतलब कि अभिकारक के तरफ जितना है, दोनों का काउंटिंग करके एलसीएम निकाल लेंगे। तो इधर में एक ऑक्सीजन था और इधर में कितना ऑक्सीजन था? 4। तो 1 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 4। अब 4 में उत्पाद जो अभिकारक है उसके तरफ एक था, तो उससे एक से भाग दिए तो कितना आया? 4। तो अब इसमें हमने 4 से गुना कर दिया था, समझ में आया ना। और उसको वैसे छोड़ दिए थे, यानी कि हम लोग एलसीएम का प्रयोग करके आसानी से ये कर सकते हैं। आगे आएगा तो उसको हम लोग देखेंगे भी। हर बार वही हो रहा है। ठीक है। दूसरा काम जो होता है, एक और दो चार चीज होता है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना। वो क्या होता है, एग्जाम्पल के लिए, कि तुम लोग को पता होगा कि हम लोग को जब भी अभिक्रिया करते हैं तो जो भी पदार्थ बन रहे हैं, जो भी यौगिक बन रहे हैं, उनकी कुछ भौतिक अवस्थाएं भी होती है ना, ठोस द्रव गैस। तो उसको भी दर्शाया जा सकता है अभिक्रिया में। कैसे? लोहा सॉलिड होता है तो एस से दिखाते हैं ना, पानी को लिक्विड एल से दिखा देंगे। ये जो बना है ये भी सॉलिड है एस से, और हाइड्रोजन गैस होता है ये जी से। गुब्बारा जो ऊपर उड़ता है उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? हाइड्रोजन गैस ही रहता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। ये सब बहुत हल्का गैस होता है। कैसा गैस होता है? हल्का। इसीलिए वो क्या होने लगता है, तुरंत उड़ने लगता है। अगर भारी रहता तो उड़ता क्या? नहीं। भारी चीज तो नीचे बैठ जाता है ना। तो ये भौतिक सबसे भारी गैस तो याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, नेट पे देख लेना कौन सा है, पता चल जाएगा। ठीक है ना। तो उसको देख लेना। तो ये हो गया अपने यहाँ से, ये रिएक्शन किया, और रिएक्शन करने के बाद ये बन गया कि Fe3O4, और ये H2 गैस बन गया अपना। आसानी से ये उड़ता है। सूर्य में, सूर्य से प्रकाश भी हम लोग के पास आता है ना, तो वहां पे नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चलती है। नाभिकीय संलयन में क्या रिएक्शन होता है? हाइड्रोजन जो है हीलियम बनते रहता है, उसी से कुछ ऊर्जा निकलती है, प्रकाश तो हम तक पहुंचता है। तो ये हो गया यहाँ पे, 4 अवस्थाएं होती हैं जो है यहाँ पे। एक जी हो गया, जी फॉर गैस, एल फॉर लिक्विड, एस और एस फॉर सॉलिड। और एक रहता है उसको एक्यू बोला जाता है। एक्यू क्या होता है? विलियन एक्वस। ठीक है ना, उसको विलियन बोला जाता है। ठीक है। तो ये सब चीज तुम लोग को पता है, इसमें तो ज्यादा कुछ करना है नहीं। अगला देखते हैं लोग हम लोग, इसमें क्या है, एक और रिएक्शन है सिंपल सा, उसको चेक करते हैं लोग। रिएक्शन में ये दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है। क्या है अपने पास अभी जिसका हम लोग बात कर रहे थे, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये रिएक्शन कर लिया किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया तो ये बनाया है C3OH। ठीक है ना, CH3OH। इस ये क्या है, इसको मिथेनॉल बोला जाता है। ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? मिथेनॉल, एल्कोहल। पता चलेगा आगे, जिसमें भी ऐसा कार्बन लिख के और अंत में OH लगा रहेगा ना, अगर इधर कार्बन और हाइड्रोजन का कुछ रहता है और लास्ट में क्या लगा रहता है? OH। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एल्कोहल। हाँ, क्षारीय होता है। और एल्कोहल जो दारू होता है ना, दारू,
इसी यही चीज होता है, ठीक है ना। मिथेनॉल एल्कोहल बनता है ऐसे ऐसे ही आगे। मिथेनॉल बहुत जहर होता है। आमतौर पे जो आदमी शायद पीता है दारू, तो उसमें क्या रहता है, एल्कोहल रहता है। एल्कोहल में कौन सा रहता है, इथेनॉल रहता है, ठीक है ना। लेकिन इथेनॉल नॉर्मल उतना मतलब कि जानलेवा नहीं होता है, लेकिन मिथेनॉल बहुत जानलेवा होता है, जो ये भी ये बना हुआ है, CH3OH, ठीक है। ये एक मिथेनॉल है। तो ये अभिक्रिया इतनी आसानी से नहीं होती है। अब देखो, अभिक्रिया जब भी होती है, अभिक्रिया क्या सारी अभिक्रिया ऐसी ही हो जाती है कि उनको कुछ अलग से भी देना पड़ता है, देना पड़ सकता है, ठीक है ना। अब जैसे कि जंग लगता है, तो जंग लगता है तो उसमें सिंपल सा चीज है कि हम लोग लोहा रखे हैं, उसमें अपना जंग लग गया, धीरे 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 धीरे, कुछ बाहर से एक्स्ट्रा बहुत ज्यादा आयोजन नहीं करना पड़ा, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होती है कि किसी अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए बाहर से पूरा आयोजन करना पड़ता है, जैसे कि यही है। ये अभिक्रिया क्या करती है कि अगर इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्शन करा के CH3OH बनाना है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके ऊपर में बहुत दबाव डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बहुत दबाव डालना पड़ेगा। तो ये जो तीर है ना, तीर के ऊपर लिख दिया जाता है कि क्या चीज चाहिए ये इस अभिक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर लिखा गया है 340 ATM। एटीएम क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 340 ATM प्रेशर रहेगा तभी जाके ये अभिक्रिया हो सकती है, नहीं तो नहीं होगी। सोचो, नहीं तो देखो, आमतौर पे हाइड्रोजन गैस भी वायुमंडल में थोड़ा बहुत तो रहता ही है, बहुत कम रहता है, हालांकि ऊपर एकदम चला जाता है। क्या, नहीं ATP नहीं, ATM रहता है। इसको एटमॉस्फियरिक, ATM एटमॉस्फियर के लिए लिखा गया है। पी प्रेशर को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, ऐसे ही समझ लेना है। ATM ही लिखते हैं लोग, ठीक है। एटमॉस्फियरिक, एटमॉस्फियर दिखा दिया गया। पता है कि एटमॉस्फियर, ATM जो है दबाव का इकाई है, एटमॉस्फियरिक प्रेशर बोला जाता है, ठीक है ना। ATM ही होता है ये। हाँ, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ये देखो ध्यान दिया करो लोग, मतलब कि लीव करने, कुछ इंपॉर्टेंट काम होता है तभी ये करने की कोशिश करनी है, ठीक है ना। लाइव में रहने का कोशिश किया करो लोग, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, तो रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, रिकॉर्ड करके डाल। तो यहाँ पे ये हो गया अपना कि CO जो है H2 के साथ रिएक्शन करके CH3OH बना लिया ये, ठीक है ना। तो मिथेनॉल बना लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड है, हाइड्रोजन गैस के साथ इसने रिएक्शन किया और बना लिया मिथेनॉल। ये मिथेनॉल है। ऐसे ही इथेनॉल बनता है, प्रोपेनॉल बनता है, लाइन से बनता है, आगे देखेंगे लोग, हम लोग आगे के चैप्टर में आएगी ये चीजें, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे समझ में आ गया है। और ये CO क्या चीज है, गैस है। H2 भी क्या है, गैस है। और CH3OH भी क्या है, ये लिक्विड है, ठीक है। ये लिक्विड है। अब बताओ इसमें कुछ असंतुलित है क्या, कि सब संतुलित है। क्या असंतुलित है, हाइड्रोजन। क्या करना पड़ेगा, दो से गुना कर देंगे ना उत्पाद, ये अभिकारक के तरफ, है ना। क्यों कर देंगे, क्योंकि देखो इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 2 है। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब 4 में क्या करेंगे, अब ये जो 4 है इसमें इधर का संख्या जो 2 था, इसका से भाग देंगे तो इसमें बोलेगा कि 2 से गुना करना पड़ेगा। और इधर के जो 4 था, इससे के 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा, केवल 1, यानी कोई गुना नहीं करना पड़ेगा। तो CO+2H2 रिएक्शन करके क्या बना दिया, CH3OH, है ना। बात समझ में आया ना, क्या चीज। हाँ, दोबारा देख लो, ये कई बार हम लोग देख चुके हैं, फिर से देख लो इसको। एलसीएम से कैसे कर रहे हैं लोग। हाँ हाँ, सब जगह काम करेगा, एक मिनट रुको। हेलो, हेलो। हम्म। हाँ
हम्म। ठीक, बस चलो देख लिए बाद में। हाँ, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये CO है, और अपना हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन किया, CH3OH इसने बना लिया। ठीक है ना, मिथेनॉल। और जो एल्शियम की प्रक्रिया है वो हर जगह काम करता है, स्टेप वाइज स्टेप। एल्शियम का मतलब ये नहीं है कि एक बार में वो पूरा उत्तर दे देगा। ठीक है ना, ये नहीं भूल करना है कि एलसीएम जो एक बार में सबका बता देगा कि सबका साथ क्या होने वाला है, नहीं। एलसीएम एक बार में एक एक का काम करने के लिए भी वो मदद करते रहेगा। सीधे सीधे नहीं समझ में आएगा तो। अगर ये तो अभिक्रिया आसान थी, क्योंकि इसमें इधर 4 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है, तो हमको दिख रहा है कि 2 से गुना कर देंगे, है ना। लेकिन अगर नहीं भी कर दिखेगा तो एलसीएम मदद करेगा। कैसे करता है, ध्यान दो। इसमें हाइड्रोजन 2 है और इधर हाइड्रोजन कितना है, 4। तो दोनों का एलसीएम निकालें तो कितना आ गया, 4। अब हम क्या करेंगे कि ये जो एलसीएम आया है 4, इस 4 में यहाँ के 2 से भाग देंगे, तो कितना आएगा, 2। और यहाँ जो एलसीएम फिर से जो 4 आया था, इसमें यहाँ के नंबर से भाग देंगे, तो ये क्या आएगा, 1। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर जो है अभिकारक के तरफ 2 से गुना करना पड़ेगा, और ये जो उत्पाद है उसके तरफ कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से। एक का मतलब कुछ नहीं, इधर में 2 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये ऐसे काम करता है। ठीक है, इसके आगे हम लोग अभिक्रिया लेते हैं एक। इस अभिक्रिया में क्या है, ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, देखो। क्योंकि इसी अभिक्रिया के आधार पर हम सब लोग जीवित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी उसको लिखेंगे लोग ध्यान से देखने के लिए। ये अभिक्रिया है हमारा जिसपे जीवन चल रहा है। वो अभिक्रिया क्या है, ध्यान से देखते हैं लोग। पेड़ में यह अभिक्रिया होता है। CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, रिएक्शन करता है किससे, पानी से। ठीक है, H2O से रिएक्शन करता है। रिएक्शन करता है ऐसे ही नहीं, इसको सूर्य का प्रकाश चाहिए, लाइट चाहिए, और क्लोरोफिल भी चाहिए। ठीक है ना, पत्ते में उपस्थित क्लोरोफिल और प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ जब रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज बना देता है। क्या बना देता है, C6H12O6। साथ में ऑक्सीजन गैस छोड़ता है, हम लोग बोलते हैं ना, और कुछ पानी भी छोड़ देता है, कुछ पानी भी छोड़ देता है। अब बताओ इसमें क्या हो रहा है, बताओ लोग। दिख रहा है ना ये अभिक्रिया। हम लोग जो आम तौर पे कुछ भी हो, ठीक है ना, आमतौर पे जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, उस श्वसन की प्रक्रिया में सब कोई को क्या चाहिए होता है, ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो पेड़ पौधा भी जब श्वसन करता है तो उसमें वो ऑक्सीजन ही लेता है, हमारे ही जैसा। लेकिन वो ऑक्सीजन कब छोड़ता है, इस प्रक्रिया में, खाना बनाने की प्रक्रिया में। जब उसको खाना किस चीज का वो खाता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आया ना। पेड़ पौधा का खाना क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेचर में प्रकृति ने कुछ ऐसी व्यवस्था की हुई है कि दूसरा कोई जब देता है तो हम लोग खाते हैं, हम लोग का खाना कोई और खा जाता है ना। तो नेचर में गोल गोल चक्र चलते रहता है, कुछ भी खत्म तो होता नहीं है। तो हमारा जो CO2 जो हमने छोड़ा, वो ये पेड़ खा गया। पेड़ जब कुछ अपना फल छोड़ता है तो हम खा जाते हैं, है ना। तो ऐसे गोल 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 चक्र चलते रहता है। तो इस चीज को हम लोगों को ध्यान देना है। एक मिनट। ठीक है, तो ये अभिक्रिया देखो लोग, संतुलित है क्या, क्या करना पड़ेगा संतुलित करने के लिए, 1 मिनट इसमें सोचो लोग। संतुलित करने में कैसे संतुलित कर सकते हैं, कोशिश करो लोग, 1 मिनट। संतुलित तो नहीं है ना। हाँ, तो कोशिश करो थोड़ा सा देखो, संतुलित कैसे किया जा सकता है इसको।
थोड़ा सा आसानी करने के लिए इधर से मैं H2 हटा देता हूँ, ठीक है। अब देख लो क्या होगा। समझ में आ रहा है। बन गया। कितना आएगा CO2 में, क्या करना पड़ेगा। हम्म। और पानी में। और क्या करना पड़ेगा ऑक्सीजन में। O2 में 5 से। कितना से। 6 से, तीनों में 6 से होगा, ठीक है ना। हाँ। और ग्लूकोज ऐसे ही रह जाएगा। सिंपल सा चीज है, इसमें से अगर हम लोग स्टार्ट करें इसको देखने के लिए, तो हम लोग को पता चल रहा है कि सबसे ज्यादा असंतुलित कौन है। हाँ, ग्लूकोज जो प्रतिफलों से प्राप्त हुए हैं, एक वो भी देख सकते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसे भी दिमाग लगाया जा सकता है कि कार्बन जो है इसमें 6 है। तो अगर एक ग्लूकोज में 6 गो कार्बन है, तो इधर भी हमको कई गो कार्बन रखना पड़ेगा। 6 गो रखना पड़ेगा। तो पहला स्टेप में यहाँ पे हमने कर दिया 6, है ना। जब यहाँ पे हमने 6 कर दिया, तो पता चला कि ऑक्सीजन कई गो हो गया। इधर में 12 है ना। और हाइड्रोजन का देखो, हाइड्रोजन इसमें कितना है, हाइड्रोजन 12 गो। तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन 12 गो है, तो इधर में भी कई गो लेना पड़ेगा, पानी वाला में भी 6 गो। तो ही 12 होगा, तो ये भी हो गया अपना। अब पता चल गया ये कि अब ऑक्सीजन कई गो हुआ है कुल मिला के। इधर 18 हो गया, 6 दूनी 12 और प्लस 6 18 हो गया। तो इधर देखेंगे कि कई गो है अब। तो इधर जब हम लोग देखेंगे, तो 6 गो तो पहले से और 2 गो ये है। तो 6 2 यानी कि 8 गो पहले से है ना। तो हमको चाहिए कई गो होगा। हाँ, मतलब अलग अलग ही रख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 गो है, तो हमको चाहिए और कई गो, 12 गो। तो 12 गो चाहिए, तो इसमें 6 से गुना कर देंगे, है ना। तो ये अपना अभिक्रिया पूरा हो गया। तो ऐसे ऐसे भी हम लोग इसको देख देख के धीरे 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 हीट एंड ट्रायल जब करते हैं, तो हमको अंदाजा लग जाता है। बस हीट एंड ट्रायल करना है, जो सबसे ज्यादा उटपटांग लग रहा है, जो दिख रहा है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि भाई यहाँ पे ग्लूकोज में पहले से 6 गो कार्बन है। और इधर कार्बन के आने का सिर्फ क्या तरीका है, एक ही तरीका है ना, CO2 से आएगा। तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं, बशर्ते कि उसमें 6 से गुना करने के अलावा कम से कम। सेम हाइड्रोजन के लिए भी हो गया। जब कोई एक ही चीज दो तीन जगह से आ रहा होता है ना, तब थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है कि किसमें से कितना लें। बात समझ में आ रही है।
अब जैसे कि जो इसमें ग्लूकोज में कार्बन आया है, वो सिर्फ इधर के कहाँ से आ सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो कोई दिक्कत नहीं था। वहीं पे मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता और कार्बन मोनोऑक्साइड भी रहता, अब सोचना पड़ता ना कि किसमें से कितना लें, तो वो ज्यादा दिक्कत करता। लेकिन ये आसान है तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, इसमें तो अपना एक ही था। समझ में आया ना? इसमें कोई डाउट? ठीक है। सिंपल सी अभिक्रिया है ये। तो यहाँ तक का अभिक्रिया हम लोगों ने संतुलित कैसे कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका हो सकता है, थोड़ा सा एलसीएम के लिए भी हम लोगों ने देख लिया। ये सारा हम लोगों ने देख लिया। अब जो हम लोग को अब देखना है धीरे धीरे, अभिक्रियाओं के क्या क्या प्रकार होते हैं, क्या क्या अभिक्रियाएं होती हैं, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उस चीज को हम लोग ध्यान से देखेंगे लोग। इसमें हमने जो भी विक्रिया देखा है, उसमें एक दो विक्रिया को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी विक्रियाएं देख रहे हैं, हम ऐसी विक्रियाएं देखने की कोशिश कर रहे हैं जो आसपास हो रही हो, फिर उनके सूत्र वगैरह को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर पेड़ में ये हो रहा है ना? हर पेड़ में ये अभिक्रिया हो रहा है। क्या? वो इतना सीधे सीधे याद नहीं होगा, वो आराम से ही याद होगा। एक तरीका मैंने क्या बताया था कल, कि जो भी कम से कम याद करने के लिए जो लिस्ट भेजे थे उसको या ध्यान पे रखना है। बाकी वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते 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 याद हो जाएगा। अब ज्यादा नहीं है, मुश्किल से तुम लोगों के पास ये पूरा किताब भर में 50-60 से ज्यादा सूत्र नहीं रहेगा। ठीक है ना? कई सूत्र तो तुम लोग आसानी से ऐसे ही बना लोगी, आयनिक वाला खास करके, जो हमने पढ़ लिया है। और कुछ जो है सूत्र वो धीरे धीरे हमको याद हो जाएगा। जैसे कि ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का याद हो जाएगा समय के साथ। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब पता ही है। ये हमने एमजीओ, एमजीओ हमने देखा ना, एमजीओ। अब एमजीओ को याद करना है क्या? एमजीओ को याद थोड़ी करना पड़ेगा। अब कोई बोलेगा सोडियम क्लोराइड का याद करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा। कोई बोलेगा कि मैग्नीशियम क्लोराइड बनाओ, तो याद करना पड़ेगा क्या? नहीं। मैग्नीशियम में 2+ होता है, क्लोरीन में 1- होता है, तो क्या करेंगे? MgCl2। तो तुम लोग को ये सब याद नहीं करना पड़ेगा। कोई कहेगा कि एल्युमिनियम बना क्लोराइड बना, तो भी तुम लोग बना दोगे। कितना लोग ये सब चीज भी रटना पड़ता है। तो जितना हो सकता है कि कम रटना पड़े, वो मैंने कोशिश करवा रहा हूँ कि वो चीजें तुम लोग को कैसे कम रटना पड़ेगा, वो सब मैं दिखा दूंगा। जितना भी वहां वहां पे सूत्र आएगा, तो क्योंकि क्योंकि मैं हर सूत्र को एक्सप्लेन करूंगा धीरे 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 धीरे। क्योंकि ताकि मैं जो लिस्ट दिया था जिसमें 20 था आयंस, वो अगर आयंस याद रहेगा तो उसके आधार पे सैकड़ों अपने आप बनेगा, बिना किसी दिक्कत का। समझ में आया ना? अगर तुम लोगों को जो 20 वो था, जो फोटो खींच के भेजे थे, अगर वो 20-25 उसको याद कर लेते ये लोग, तो सैकड़ों सूत्र अपने आप बन जाएंगे बिना रटे हुए। कुछ कुछ रहेगा जो नहीं बनेगा उससे, जैसे कि ये है ग्लूकोज, ये उससे नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग को याद करना पड़ेगा। यहाँ का जो हमने रिएक्शन देखा अभी, ये वाला Fe3O4, ये उसमें से नहीं बनेगा, तो इसको ठीक है देख लिया जाएगा। मैंने बोला भी था ये नॉर्मल नहीं, एक बार जैसे हम लोग को संतुलित करने के लिए आया हुआ है। तो तुम लोग को जब सूत्र दिया जाएगा वैसा ना, तो कोई इतना भारी एक्सपेक्ट नहीं करेगा, सिंपल ही एक्सपेक्ट करेगा, जो है उसके बेसिस पर ही। नहीं तो बाकी देखो, संतुलित करने के लिए वो कितना भी भारी लिख सकते हैं, क्योंकि उनको उनका तुमसे उन लोग का तुमसे क्या प्रूव करना चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि, ये देखना चाहते हैं कि तुमको संतुलित करने आता है कि नहीं। वो ये नहीं चाहते हैं, ये जानना नहीं चाहते हैं कि तुमको इसका मतलब पता है कि नहीं Fe3O4। वो ये चाहते हैं कि तुमको यहाँ से गुणा भाग करके ये देखने आ रहा है कि नहीं, कि क्या कम है क्या ज्यादा है, कि उसको कैसे बराबर बराबर किया जाए। ठीक है ना? बात समझ में आए ना? तो एग्जाम में कभी ऐसा नहीं टेंशन लेना है कि एकदम हवा में चीजें आ जाएंगी, नहीं। हवा में नहीं आता है। 90% फिक्स है कि क्या होने वाला है। ठीक है ना? 90% फिक्स है कि ऐसा ऐसा ही आने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है कि उससे आगे का चीज आ जाएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है ना? तो आराम से पढ़ना है, टेंशन लेना ही नहीं है उस पर। देखेंगे लोग उस पर क्या चीजें हैं, कैसे कैसे, उस पर हम लोग बात करेंगे लोग बाद में किसी क्लास में फिर से। तो अभी यहाँ तक का ये रिएक्शन हो गया, तो याद हो जाएंगी ये चीजें, बहुत मुश्किल मुश्किल नहीं है। और अभी हम लोग क्या करते हैं कि देखो, अब मैं तुम लोग को पूछ रहा हूँ, एक बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होगा बताओ?
क्या होगा? ये कैल्शियम ऑक्साइड में CaCO2 कैसे हो गया? Ca हो जाएगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड था, हो जाएगा ना। ये तो कुछ नहीं होता है CaCO2। कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड के जैसा ही है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम को भी क्या चूल मचा हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ने का, मैग्नीशियम के जैसे ही। ठीक है, याद होगा ना। उसी के नीचे रहता है, सबसे ऊपर में क्या रहता था? मैग्नीशियम। नीचे में कैल्शियम रहता है, उसी के नीचे। जस्ट पीरियोडिक टेबल में देखोगे लोग तो इसको भी दो। ये हम लोग को याद है कि क्या क्या चीजें जो दो छोड़ना चाहता है। मैग्नीशियम 2+ करना चाहता है, कैल्शियम 2+ करना चाहता है, और और क्या जो 2+ करना चाहता है? जिंक। जिंक 2+ करना चाहता है ना। तो ये सब चीजें हैं जो 2+ करना चाहती हैं। Fe भी 2+ करना चाहता है, कभी कभी Fe3+ भी करता है। Fe 2+ भी कर सकता है और 3+ भी कर सकता है। दोनों काम ये कर सकता है, लेकिन ये इनका फिक्स है। Mg, Ca, जिंक ये 2+ करते हैं लोग अधिकतर। तो कैल्शियम ने यहाँ पे 2 लिया, और ऑक्सीजन का क्या काम था? 2 माइनस करना, है ना। तो ये हो गया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है, पानी से अभिक्रिया करता है। CaO पानी से अभिक्रिया करता है, और फिर ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा? कैल्शियम का हम लोग को पता है 2+ होता है। हाइड्रोक्साइड किसको बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड OH-। OH- को हाइड्रोक्साइड बोला जाता है। ठीक है ना। जहां भी अगर हाइड्रोक्साइड लगा हुआ है, इसका मतलब OH-। तो CaOH हो जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। भाई पानी से रिएक्शन किया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, COH2 खत्म हो गया। कुछ ऊर्जा भी निकलता है इसमें, एनर्जी भी कुछ निकलता है, गर्मी। उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ में आया क्या ये? तो यहाँ पे जब कैल्शियम था, जब सीधे ऑक्सीजन था, तो O- था, OH- था। ये दोनों उसमें लिखा गया है। O2- ऑक्साइड होता है, और OH- क्या होता है? हाइड्रोक्साइड होता है। हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीजन है केवल ऑक्साइड। सब नाम में एकदम जुड़ा हुआ है। धीरे 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 सब कहानी इस प्रकार से दिमाग में बैठ जाएगा कि बहुत सारी चीजें याद हो जाएंगी, रटना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो टेंशन नहीं लेना है उस चीज के लिए। धीरे 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 देखते रहेंगे, इसलिए अभिक्रिया पे, हर अभिक्रिया में जितना जान सकते हैं, समझ सकते हैं, उसको समझते हुए चलेंगे। सब आसानी से पता चल जाएगा। हमने देखा था ये एक रासायनिक अभिक्रिया है, और ये एक संयोजन अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। क्योंकि दो गो मिल के क्या हो गया यहाँ पे? एक बना रहा है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया है और संयोजन अभिक्रिया है। हमने ये देखा था कल। रासायनिक अभिक्रिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? कि उसमें अणु जो हैं, परमाणु आपस में इधर उधर हो करके नए अणु बना देते हैं। हमने देखा था ना कल, ये मेन पॉइंट होता है रासायनिक अभिक्रिया का। ये मतलब नहीं था, हमने एग्जांपल लिया था कि कोई कागज है, अगर कागज को फाड़ दिए तो क्या वो रासायनिक अभिक्रिया था? नहीं था ना। कागज को फाड़ना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, क्योंकि उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जो सूत्र कागज का पहले है, वही सूत्र बाद में भी है, अभी भी रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है अंदर में परमाणु, उसका रसायन बदल जाए। रसायन बदलने का मतलब क्या बदल जाए? पदार्थ बदल जाए। पदार्थ बदलने का मतलब क्या होता है? कि अणु सूत्र बदल जाए। एक अणु सूत्र यहाँ पे दूसरा है, यहाँ पे अणु सूत्र दूसरा है। जो नया पैदा हुआ है, वो उसका अणु सूत्र कुछ और है। ठीक है ना। बात समझ में आया ना। इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया का अंदर में कुछ चेंज हो गया है। ऊपर ऊपर से ठीक है कि रासायनिक अभिक्रिया में हो सकता है कि रंग भी चेंज हो जाता है, अवस्था परिवर्तन हो जाता है, कि गैस से लिक्विड बन जाता है, लिक्विड से गैस बन जाता है, तापमान बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। ये सब तो गुण है। वास्तव में क्या होता है? उसके अणु चेंज हो जाते हैं। नहीं तो ऊपर ऊपर से कुछ चेंज हुआ है, और अंदर में अणु नहीं चेंज हुआ है, तो फिर रासायनिक अभिक्रिया उसको नहीं बोल पाएंगे। ठीक है ना। अंदर में पूरा एकदम क्रांति हो जाना चाहिए, पूरा बदलाव, तब जाके बोलेंगे कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो यहाँ हुआ है। कैल्शियम ऑक्साइड संयोजित हो गया है, जुड़ के
इस प्रकार से जुड़ा कि वो दोनों खत्म हो गया, है ना। अब बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कहाँ पानी है, कहाँ कैल्शियम ऑक्साइड है कहीं पर नहीं है। तो इसको बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो बना हुआ है संयोजन अभिक्रिया, तो ये होता है रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार। मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पे हमने ये देखा कि इतना इस प्रकार से ये जुड़ा हुआ है कि ये दोनों खत्म ही हो गए, इनका अस्तित्व बचा ही नहीं। क्लियर है। क्या ये संतुलित है कि असंतुलित है? संतुलित है, पहले से ही संतुलित है, कोई टेंशन नहीं है अपने को। ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है, अगर इसको जल में ये कर देते हैं तो तीव्रता से ये अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण करती है और बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी पैदा करती है। ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट चीज एक दो और चीज देख लेते हैं लोग, इसमें क्या है कि इसमें यही चीज है, संयोजन अभिक्रिया है तो दो गो अभिकारक था मिलके एक उत्पाद बनाया हुआ है। अब यहाँ पे ये जो बना हुआ है, ठीक है ना, जो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये हम लोग घर में जो पेंट करते हैं चूना से ना, उसकी प्रक्रिया को समझना है कि वो कैसे होता है। तो हम लोग बाजार से क्या खरीद के लाते हैं? चूना। कौन सा चूना? उसका सूत्र क्या होगा? भुजा हुआ चूना, उसका सूत्र क्या होगा? बाजार से क्या खरीद के लाएंगे? कौन सा? भुजा हुआ चूना। CaO लेके आएंगे, ये वाला, ठीक है। इसको खरीद के लाएंगे चूना को, घर में पानी है उसमें क्या करेंगे, उसको मिलाएंगे। मिलाएंगे तो उसको लगेगा ना, अगर पानी मिला करके उसमें कोई हाथ डालेगा तो पता चलेगा कि वो गर्म हो गया है, क्योंकि उसमें वो थोड़ा सा छोड़ रहा है, उबलने लगता है। तो क्यों उबल रहा है? क्योंकि वो उष्मा छोड़ रहा है। उष्मा क्षेपी उसको बोला जाता है। ऐसी अभिक्रिया का एक नाम क्या होता है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि वो उष्मा छोड़ रहा है। और एक होता है उष्मा शोषी अभिक्रिया, वो उष्मा लेना शुरू कर देता है तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर का उष्मा ले लेता है, खुद ही ठंडा हो जाता है, फिर बाहर का माहौल ठंडा कर देता है वो, क्योंकि बाहर का गर्मी ले लिया, ये क्या कर रहा है, अंदर से और गर्मी छोड़ रहा है, तो गर्म हो जाता है सब चीज वहां पर। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया पानी का विलयन के साथ में, है ना। तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो था, है, CaOH2 को बुझा हुआ चूना बोलेंगे, हाँ। और ये जो है बिना बुझा हुआ चूना है, CaO। ठीक है। ये नॉर्मल है, इसको लेके आए, और CaOH2 जो है ये बुझा हुआ चूना बन गया है। ठीक है। ये लिक्विड है और ये कैसा है, एक्वस, AQ। नहीं, CaOH2 जो बना वो AQ है, एक्वस, विलियन। ये विलियन है, और CaO जो था वो सॉलिड, हमने पाउडर खरीद के जो लाया था वो क्या था, सॉलिड था। ठीक है। अब क्या होगा, अब जब हम उसको पेंट कर देंगे, चूना बन गया, उसको पोत दिए दीवार पे। अब क्या होगा, दीवार पे जब पोतेंगे तो बताओ, अब किससे रिएक्शन करेगा? दीवार पे जो बुझा हुआ चूना है वो किससे रिएक्शन करेगा? हवा में क्या उपस्थित है? ऑक्सीजन भी है, लेकिन ये रिएक्शन करता है वहां पे CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड से। और कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके ये क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है। ये क्यों ऐसा बन रहा है ये भी तुम लोग देख सकती हो। कैल्शियम क्या होता है, 2+ होता है ना, और कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-। देख लेना उसमें दिया गया होगा, इसीलिए यहाँ पे सीधे इनको लिख दिया गया आपस में, CaCO3। और इसमें पानी बनता है, H2O। ये उड़ जाता है, ये मत बोलना कि दीवार पे ये किए हैं तो वहां नीचे बाल्टी लगा देंगे कि अब पानी चुएगा। नहीं, वो सिंपली धूप से क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, है ना, वाष्पित हो जाएगा अपना। थोड़ा थोड़ा जो पानी दीवार पे रहता है जिसे चूना किए हैं तो। और यानी कि जो चूना कर दिए, CaOH2 जो बुझा हुआ चूना था, उसको हमने पेंट कर दिया दीवार पर, CO2 से वो रिएक्शन किया और रिएक्शन करके CaCO3 बना दिया। वो अब टाइट हो गया दीवार पे, ठीक है, हार्ड। संगमरमर का ये सूत्र, ये संगमरमर का भी सूत्र होता है, पतला परत, यही कैल्शियम कार्बोनेट जो है संगमरमर का भी यही सूत्र होता है। ठीक है ना।
इससे दीवारों पर चमक आ जाती है। समझ में आया क्या ये पूरा? ठीक है। इसके बाद हमने और देखा ही है संयोजन अभिक्रिया में कि कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ जब ये प्रक्रिया, ये दहन की प्रक्रिया है। ये क्या चीज का प्रक्रिया है? दहन। कि इसमें CO2 बन जाता है, ठीक है ना? सिंपल। हमने ये देखा हुआ है पानी भी, ये भी संयोजन की प्रक्रिया है, संयोजन करती है ना, H2O बनता है। ये सब संयोजन की अभिक्रिया है ना, इसमें सब संयोजन हो रहा है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोजन हो रहा है, H2O2 के साथ संयोजन हो रहा है। ये सब संयोजन की अभिक्रियाएं हैं। एक गैस होता है, क्या चीज उसको बोलते हैं हम लोग? मीथेन गैस। मीथेन गैस पता है? मीथेन गैस, मीथेन का सूत्र क्या होता है मीथेन का? हाँ, अब ये याद करने के लिए, ठीक है ना, मीथेन का सूत्र हम लोग को याद करना पड़ेगा। हालांकि आगे एक ऐसा चैप्टर आएगा जिसमें ये सब चीज ऐसे ही पूरा स्पष्ट हो जाएगा एकदम अच्छे से, बिना किसी समस्या का। लेकिन अभी के लिए ठीक है, तुम लोग को याद कर लो इसको कि मीथेन होता है CH4, ठीक है ना? कार्बन का अंतिम कक्षा में कई गो इलेक्ट्रॉन रहता है? 4। तो कार्बन का अंतिम कक्षा में 4 गो इलेक्ट्रॉन रहता है। और हाइड्रोजन जो है ना, वो क्या कहता है कि आएगा, कहेगा कि ठीक है, मेरे पास तो एक एक इलेक्ट्रॉन रहता है, बोलेगा कि चलो भाई 4 गो ऐसे ऐसे मिल के ऐसे बना लेते हैं, समझ गए ना? तो ये बन जाता है CH4। आगे देखेंगे लोग इसको, जस्ट अभी एग्जांपल के लिए बता दिया, थोड़ा सा दिमाग में ये चीज रहे। तो CH4 ये भी एक क्या है? गैस है, जिसको जलाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? जलाया जा सकता है। तो जलाएंगे तो किस चीज से जलाएंगे? उसमें से। स्क्रीन दिखना बंद हो गया क्या? अच्छा, ये कैसे इतना? हम्म। तो ये CH4 है, उसमें से तो जलाएंगे, लेकिन उसमें सिर्फ उसमें से जल जाता है क्या कोई चीज? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन चाहिए अभिक्रिया में, जब जलाने का बात होता है तो हमेशा क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन। ऊष्मा तो, ऊष्मा का काम भी पड़ता है तो यहाँ पे लिख देते हैं कि भाई ऊष्मा चाहिए, ठीक है, ऊपर में। तो CH4 जो है O2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा जल के? एक्सपेक्टेड है, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा बताओ? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अरे कार्बन जल गया, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, है ना? कार्बन जल के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, और पानी निकलेगा। देखो क्या ये संतुलित है? कैसे संतुलित होगा? क्या करना पड़ेगा संतुलित करने के लिए? हाँ, H2O में 2 से गुना करेंगे, एक नंबर पे ये, पहले इसको गुना करेंगे यहाँ पे 2 से, एक नंबर। अब देखें कि ऑक्सीजन कुल कई गो हो गया है? 4 गो। तो यहाँ पे फिर गुना कर देंगे। इस चीज से एक और दिमाग पे रखना है, ये सब जो हम लोग कर रहे हैं ना, उससे ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज अभिक्रिया को संतुलित करने जाते हैं, तो सबसे पहले हम किसको संतुलित करेंगे? जो अकेले अकेले हैं। इस उसको संतुलित करने का कोशिश करेंगे, जिससे कि उसको संतुलित करें तो दूसरा किसी को समस्या न हो, है ना? एक एक को, जो अपना इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, उसको किसी से फर्क ही नहीं पड़ेगा। अब ऑक्सीजन को करने जाते तो कंफ्यूजन हो रहा था। डायरेक्ट अगर पहले ऑक्सीजन को करते हैं तो दिक्कत होता, हमको समझ में नहीं आता कि इधर 2 गो ऑक्सीजन है, इधर इधर 3 गो है, इधर 2 गो है, क्या करें क्या नहीं करें, थोड़ा सा कंफ्यूजन काइंड ऑफ होता है। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे पहले उसको नहीं लिया हम लोगों ने, इसको ले लिया। अब उसको लेते तो क्या होता है वो भी देख सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि उस प्रकार से करते हैं कि पहले हमको किसको संतुलित करना है? ऑक्सीजन को, ठीक है। पहले हम किसको संतुलित करना चाहते हैं? ऑक्सीजन को। तो अगर हम सबसे पहले ऑक्सीजन को संतुलित करना चाहते हैं तो इधर कई गो ऑक्सीजन है? 2 गो। इधर कुल कई गो है? 3 गो। तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? 6। तो 6 आएगा।
तो 6 में अब यहाँ 2 से भाग करेंगे तो 3 करना पड़ेगा ना। और इधर करेंगे तो कितना करना पड़ेगा, 6 में 3 से करेंगे तो 2, है ना। अब क्या होगा फिर, यहाँ पे 3 कर देंगे तो 3 O2, 6 को O2 हो जाएगा। और इधर 2 है, तो 2 से पूरा गलत हो जाएगा ये, है ना। दूध 4, ऑक्सीजन संतुलित तो हुआ नहीं है है ना। तो यहाँ से संतुलित करना ज्यादा ही मुश्किल हो गया ना। इस प्रक्रिया पे फिर हम लोग नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार से दिमाग लगा लगा के दिमाग दौड़ाते रहना है कि किस किस प्रकार से हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, चलो। तो ये हम लोग का था। इसमें सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इसलिए 2, इधर 4 गो हाइड्रोजन था, तो इधर भी 4 हाइड्रोजन कर दिए। अब दिखा कि 4 गो ऑक्सीजन हो गया है, तो सीधे यहाँ पे कर सकते हैं, ये हो गया। 2 3 था ना, एक तरफ 2 था, उधर 3 ऑक्सीजन था, तो कुल 3 का मैंने लिया था। ऐसे कुल 3 का लेना ज्यादा ही दिक्कत रह रहा है। ठीक है, उसको देखा जाएगा। हमेशा कभी कभी वो काम नहीं भी करता है, इसलिए अभी इसको इतना पे ही रखते हैं लोग, ठीक है ना। हम्म, तो चलो, ये हो गया अपना, यहाँ पे अभिक्रिया हो गया। इसके बाद देखो श्वसन। श्वसन में क्या होता है बताओ, श्वसन में। हाँ, हाँ, मेन चीज तो ये है ना कि ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं कि ये हम लोगों का क्या होता है श्वसन में। तो श्वसन में से पहले श्वसन जो है उसमें क्षेत्रीय विक्रिया तो है ही, उसमें श्वसन तो होता ही है। अब जैसे कि जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना में मेनली एक क्या रहता है बताओ। कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, ठीक है ना। खाना में कार्बोहाइड्रेट रहता है। चावल, आलू, ब्रेड, इसमें क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। और कार्बोहाइड्रेट के टूटने से क्या बनता है, ग्लूकोज। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जब फिर टूटता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज। और यह ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या करता है, कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा देता है। हाँ, ऊर्जा देता है। कितना, 7.5 से ज्यादा हो गया ना। ठीक है, तो ये करेंगे लोग, इसको हम लोग कल इस अभिक्रिया को देखेंगे लोग।